सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जी के स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का आज एग्जाम हुआ। आज सभी शिफ्ट का प्रश्न देखेंगे जो आज एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिया गया है ओरिजिनल प्रश्न को लिया गया है, कोई भी इधर उधर का प्रश्न नहीं लिया गया है। फिर वही प्रश्न को बताया गया है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए बिना देर किए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। बिहू किस राज्य में मनाए जाने वाले त्योहार है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था असम। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। बिहू असम के 3 प्रमुख सांस्कृतिक त्योहारों का समूह है जिसे दुनिया भर में असमिया समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बिहू असम का राष्ट्रीय त्योहार है। यह असम का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है जिसे सभी असमिया लोग जाति, धर्म, आस्था और विश्वास से परे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बिहू भारतीय राज्य असम में मनाए जाने वाले 3 महत्वपूर्ण त्योहारों का एक समूह है। समझे फ्रेंड्स, कितने त्योहारों का समूह है? 3। आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल राज्य की है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था केरल। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर 93.91 है। उसके बाद लक्षद्वीप और मिजोरम का स्थान है। समझे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रणजी ट्रॉफी का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था रणजी ट्रॉफी का आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा किया जाता है। यह भारत की प्रमुख प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है। इसके बारे में और विस्तार से देख लेते हैं। रणजी ट्रॉफी भारत की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित घरेलू क्रिकेट ट्रॉफी है। इसकी शुरुआत 1934 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट टूर्नामेंट के रूप में की थी। शुरुआत में इस प्रतियोगिता का नाम भारतीय क्रिकेट चैंपियनशिप रखा गया था। समझे फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 5 वर्ष। विस्तार से देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल कार्यकाल में अपने प्रवेश की तारीख से लेकर 5 वर्षों की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। वह राष्ट्रपति के बाद प्रयत पद पर बना रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। समझे फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उपराष्ट्रपति का भी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। समझे फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज आनंद ने मुख्य रूप से किस विषय पर पुस्तक लिखते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मुल्क राज आनंद ने मुख्य रूप से सामाजिक मुद्दों, विशेषकर भारत में गरीबी, जाति व्यवस्था और सामाजिक अन्याय पर किताब लिखे हैं। उनके उपन्यास में अक्सर दलितों, मजदूरों और वंचित के जीवन का चित्रण होता है। समझे फ्रेंड्स। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। समझे फ्रेंड्स, मैं डिटेल से बता देता हूं ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर आपको देना था लैंगिक असमानताओं को कम करना। यह आपका राइट आंसर होता। तो इसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के जन्म, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है ताकि लिंग भेदभाव और असमानताओं को कम किया जा सके। समझे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन? तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तराखंड। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। उत्तराखंड ने 2024 में समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बनकर इतिहास रचा। यह कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी आदि में एक रूपता लाने का प्रयास करता है। समझे फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मथुरा में कौन सी शैली थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था गांधार शैली। मथुरा कला शैली वास्तव में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन गांधार शैली का प्रभाव भी देखा जाता है। खासकर बौद्ध कला में यह शैली यूनानी भारतीय मिश्रण के लिए जानी जाती है। यदि प्रश्न में गांधार शैली है विकल्प तो यह सही है। समझे फ्रेंड्स। तो गांधार शैली आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब मांग की आपूर्ति से अधिक हो तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कमी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टेज। विस्तार से देखते हैं। जब मांग आपूर्ति से अधिक होती है तो बाजार में वस्तु या सेवा की कमी हो जाती है
जिसके कारण कीमतें बढ़ती है। यह आर्थिक सिद्धांत का आधार है। समझे फ्रेंड्स, किसका? आर्थिक सिद्धांत का आधार है। देखिए आपके विकल्प में दिया हुआ था इस प्रकार, शॉर्टेज, डिफ्लेक्शन, तो इसका राइट आंसर आपको देना था शॉर्टेज। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होता है। समझे फ्रेंड्स, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पराबैंगनी किरणें, जिसे हम अल्ट्रा वायलेट रे कहते हैं, वायुमंडली की किस परत में अवशोषित होती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था समताप मंडल। यह आपका राइट आंसर होता। विस्तार से देखते हैं। पराबैंगनी किरणें मुख्य रूप से समताप मंडल में मौजूद ओजोन परत द्वारा अवशोषित की जाती है, जो पृथ्वी को हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। समझे फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आपको देना था समताप मंडल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने ब्लैक होल के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था एक्सपोसैट। तो चलिए इसे विस्तार से देखते हैं। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को एक्सपोसैट का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सरे पोलराइमीटर सैटेलाइट, समझे फ्रेंड्स, लॉन्च किया, जो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों जैसी खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए भारत का पहला समर्पित मिशन है। मंगलयान 2 इस संदर्भ में सही नहीं है। समझे फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आपको देना था एक्सपोसैट। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। था सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम लायंस शेयर। इसका राइट आंसर आपको देना था द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट desirable portion of something. Lion's share is an item that means the largest part of something, especially a disproportionate portion बोलते हैं किसी चीज का सबसे बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से अनुपातहीन भाग। समझे फ्रेंड्स, तो ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक एंटोम्स का प्रश्न पूछा था। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स आपको दिया हुआ था, तो इसमें राइट आंसर आपको देना था ट्रूथ। लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं फैलेंसी का मतलब क्या होता है। गिवन वर्ड फैलेंसी मीन्स अ फॉल्स बिलीव और या रॉन्ग आइडिया। हिंदी में क्या बोलते हैं? झूठा विश्वास या भ्रांत धारणा। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। मुझे लगा कि वह सचमुच मुझसे प्यार करती है, लेकिन यह सब मेरा भ्रम था। समझे फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर ट्रूथ था। समझे, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था अकाउंट ऑफ पर्सन लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखा गया उसके जीवन का विवरण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था आत्मकथा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, सिलेक्टेड द करेक्ट स्पेल्ड। समझे फ्रेंड्स, मतलब 4 वर्ड दिया हुआ है, इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है कि कौन सा वर्ड सही है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर सी HARASS। ये आपका राइट आंसर होता। बाकी सब गलत है। हरास का मतलब क्या होता है? परेशान करना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको दिया गया था सेलेक्ट द ऑप्शन विथ द करेक्ट स्पेलिंग, मतलब 4 गो ऑप्शन दिया गया था, इसमें से सही वर्ड कौन है? का राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर ए लेफ्टिनेंट। ये आपका राइट आंसर होता। LIEUTENANT, ये लेफ्टिनेंट का सही वर्ड है। समझो फ्रेंड्स, तो इसलिए इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्षा जल संग्रह क्यों जरूरी? वर्षा जल का संग्रह करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कई फायदे होते हैं। यह जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, बाढ़ नियंत्रण और पानी की कमी को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा वर्षा जल का संग्रह करके हम अपनी पानी के बिलों को कम कर सकते हैं और पर्यावरण को भी स्वच्छ रख सकते हैं। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, हम विस्तार से इसलिए बता देते हैं कि आपको कहीं से कोई डाउट ना हो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन, जिसे हम O3 कहते हैं, परत किस मंडल में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था समताप मंडल। इस पर आधारित पॉइंट को देख लेते हैं। ओजोन परत वायुमंडली के समताप मंडल में पाई जाती है, जिसमें ओजोन गैस उपस्थित होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मथुरा के कटरा में कौन से भूवैज्ञानिक अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बौद्ध अवशेष और स्तूप मिले हैं। ये आपका राइट आंसर होता। विस्तार से देखते हैं। मथुरा के कटरा केशव देव क्षेत्र में पुरातात्विक उत्खनन में बौद्ध स्तूप, मूर्तियां और अन्य प्राचीन अवशेष मिले हैं, जो मथुरा के बौद्ध कला और संस्कृति के महत्व को दर्शाता है। समझो फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर होता बौद्ध अवशेष और स्तूप। ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जनसांख्यिकी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। समझे फ्रेंड्स, विस्तार से देखते हैं। जनसंख्या का अध्ययन जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और जनसंख्या वितरण शामिल है को जनसांख्यिकी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होता है जनसांख्यिकी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स क्यों निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था लोगों के जीवन की गुणवत्ता और खुशहाली को मापने के लिए। समझे फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर होता है। विस्तार से देखते हैं। इससे खुशहाली सूचकांक जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, देशों में लोगों की खुशी, जीवन संतुष्टि और सामाजिक आर्थिक कारकों जैसे आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समर्थन का मूल्यांकन करता है। इसे नीति निर्माण और विकास के लिए उपयोग किया जाता है। समझे फ्रेंड्स, यह आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य पूर्व के माध्यम से किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था एशिया और अफ्रीका। ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए ओपेक के बारे में विस्तार से देख लेते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। समझे फ्रेंड्स, के मध्य पूर्वी देश जैसे सऊदी अरब, ईरान भौगोलिक रूप से एशिया में स्थित है और अपने तेल निर्यात के माध्यम से अफ्रीका और अन्य महाद्वीपों के साथ आर्थिक रूप से जुड़े हैं। हालांकि यह प्रश्न संदर्भ पर निर्भर सकता है। यदि भौगोलिक व्यापार मार्ग की बात हो तो मध्य पूर्व सुएज नहर के माध्यम से एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है। समझे फ्रेंड्स, तो ये आपका राइट आंसर होता है क्या? एशिया और अफ्रीका। समझे फ्रेंड्स, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री परमाणु योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और जैविक खेती को बढ़ावा देना। विस्तार से देखते हैं। पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करके प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, जिससे मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले। समझे फ्रेंड्स, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल शक्ति योजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भारत सरकार के अंतर्गत मई 2019 में जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की गई। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, इन दो मंत्रालय को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया। जल शक्ति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जल विवादों, गंगा, उसकी सहायता नदियों और उप सहायक नदियों की सफाई जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी केंद्रित है। मंत्रालय का गठन पिछले कुछ दशकों में भारत के सामने आई बढ़ती जल चुनौतियों को दूर करने के लिए उद्देश्य से किया गया था। समझो फ्रेंड्स, तो ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम रेड टेप। इसका राइट आंसर आपको देना था ऑफिशियल रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी दैट मेक इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग। ये आपका राइट आंसर होता फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चाबहार बंदरगाह का संचालन और विकास भारत के किस कंपनी के पास है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था चाबहार बंदरगाह का संचालन और विकास भारत की कंपनी इंडिया पोर्टल्स ग्लोबल लिमिटेड, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं IPGL के पास है। यह आपका राइट आंसर होता। 20 दिसंबर 2018 को एक भारतीय कंपनी इंडिया पोर्टल्स ग्लोबल लिमिटेड, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं IPGL, ने ईरान के बंदरगाह का संचालन अपने हाथ में ले लिया था। समझे फ्रेंड्स, तो यह आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? राइट आंसर आपको देना था भारत की कोकिला। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होता है सरोजिनी नायडू। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना में किस प्रकार के खाते खोले जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था प्रधानमंत्री जन धन योजना में शून्य शेष बचत खाते खोले जाते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होता। इसका मतलब है कि खाता खोलने के लिए कोई न्यूनतम राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्कन पठार का निर्माण किसके कारण हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ज्वालामुखी विस्फोट के कारण दक्कन पठार का निर्माण हुआ है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न देखते हैं। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहां हराया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पानीपत। इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और लोधी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। 21 अप्रैल 1526 को उत्तर भारत के वर्तमान भारतीय राज्य हरियाणा के पानीपत के छोटे से गांव में हुई थी। समझो फ्रेंड्स, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में निहित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भाग 3। ये आपका राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिशा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एक चीज दिमाग में ठान लीजिए कि ये क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। दिशा योजना मुख्य रूप से बिहार और झारखंड राज्य में लागू है। कहाँ? बिहार और झारखंड। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बीम स्टेक का उद्देश्य क्या है? यह क्वेश्चन कई बार पूछ दिया है और कितना बार हम आपको बताए हैं। बीम स्टेक का मुख्य उद्देश्य देशों को उनके आर्थिक विकास में सहायता करना, सामाजिक विकास को समर्थन देना तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास जैसे अन्य क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं, डैश ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सिकंदर लोदी। इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। सिकंदर लोदी 1489 और 1517 के बीच दिल्ली के सुल्तान थे। वह 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित करने वाला पहला शासक था। समझो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन करना। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर आपको देना था उत्तर प्रदेश। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। समझो फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होता है उत्तर प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में डोपिंग की जांच कौन सी एजेंसी करती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नाडा, जिसे हम राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी कहते हैं। भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। नाडा इंडिया भारत में डोपिंग रोधी कार्यक्रम का क्रियान्वयन करती है और देश भर में स्वच्छ खेल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो राइट आंसर आपको देना था 1900 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जीवाश्म विज्ञान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान कृष्ण का जन्म दिवस किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जन्माष्टमी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिक्स का एक उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शंस आपको दिया हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपको देना था निवेश, जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था? मनोरंजन, यात्रा और शामिल। तो आपको राइट आंसर आपको देना था निवेश, इन्वेस्टमेंट आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न था रीजनिंग का, HIDE को 85142 लिखा जाता है तो डैश को क्या लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 15342। समझो फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यस एक प्रश्न था इम्पेक्यूनियस का समार्थी शब्द दैट मीन्स साइनोम्स क्या होता है? आपके 4 ऑप्शन दिया हुआ था। चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। इम्पेक्यूनियस का अर्थ है गरीब या धन की कमी वाला। इसके कुछ समार्थी शब्द इस प्रकार है, गरीब, निर्धन, कंगाल, दरिद्र, अभावग्रस्त। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या था, वो राइट आंसर होता। समझे फ्रेंड्स, इसमें से जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर होता। समझे, 3 गलत और 1 सही होगा। तो देखिए इसमें से क्या था। समझे फ्रेंड्स, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था रीजनिंग का, अगला पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा था 7, 89, 83, 79, इसके बाद का पद कौन होगा? तो 77 आपका राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथ का था। एक प्रश्न था 10% और 20% की क्रमिक छूट कितना होगा? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 28%। समझे फ्रेंड्स, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था मध्य प्रदेश में सांची स्तूप में पाए जाने वाली सजावट की शैली को क्या कहा जाता है? आपको देना था भरहूत। तो फ्रेंड्स, आज मुझे जितना भी प्रश्न मिला मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।